दोस्तों बात शुरू हुई पश्चिम बंगाल से, जहाँ पे शुवेंदु अधिकारी जो कि वहाँ पे नेता विपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने पहली बार ये एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया ये कह के कि सबका साथ और सबका विकास वाली बातों का अब कोई मतलब नहीं है, ये सब बातें बंद हो जानी चाहिए। उन्होंने ये तक कहा कि जो माइनॉरिटी सेल है, जो अल्पसंख्यक मोर्चा है भाजपा का, उसको भंग कर दिया जाना चाहिए। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे आके एक नया नारा दिया कि जो हमारे साथ हम उनके साथ। अब आप जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे फेवरेट नारा रहा है, बल्कि बाद में चढ़ के उसको एक और चीज़ जोड़ दी, सबका विश्वास। और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि सबका साथ सबका विश्वास तो भगवान राम को भी नहीं मिला, त्रेता युग में नहीं मिला, तो आज कलयुग में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा समझ रहे थे तो मैं समझता हूं कि 2024 के जो नतीजे आए हैं और जो मुस्लिम वोटिंग पैटर्न नज़र आया है उसमें उनकी गलतफहमी दूर हो गई होगी। बहरहाल ये शुवेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा धमाका था। उन्होंने कहा साहब ये तो मोदी के खिलाफ रिवोल्ट है, पर आपने देखा केंद्रीय नेतृत्व से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद आपने देखा गिरिराज सिंह को, उन्होंने किस तरह, वो तो पहले भी विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, पर उन्होंने किस तरह खुलकर बोला कि साहब 1947 में सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, भेज दिया जाना चाहिए था, क्योंकि धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था। और जब एक मुस्लिम देश बना है तो जाहिर सी बात है दूसरा एक हिंदू देश बनना चाहिए। और अगर इनको उस समय भेज दिया जाता तो आज देश में जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं वो नज़र नहीं आती। हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2 दिन पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% पहुँच गई है और ये उनके लिए लाइफ एंड डेथ यानी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। और अब आपने देखा आज उन्होंने बाकायदा कहा कि 2041 तक आसाम पूरी तरह से मुस्लिम राज्य हो जाएगा। उन्होंने कहा दुर्भाग्य है कि मैं भी इसको रोक नहीं सकता। हालांकि उन्होंने चुटकी भी ली, उन्होंने कहा कि अगर इसे कोई रोक सकता है तो राहुल गांधी रोक सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की बातों को मुस्लिम समाज सुनता है। लेकिन हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी के कहने पे मुस्लिम समाज जनसंख्या के मुद्दे पर उनकी बात सुनेगा, ये संभव नहीं है। और हेमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ चुटकी ले रहे थे। बहरहाल वो इतने पे ही नहीं रुके, उन्होंने मुस्लिम मैरिज और मुस्लिम तलाक वाले सारे कानून रद्द कर दिए और नए कानून बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अच्छा इसका असर क्या होगा, अभी जैसे आसाम में और तमाम देशों में और तमाम राज्यों में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है और लड़कों की 21 साल है, लेकिन एक इस्लामिक मैरिज में एक इस्लामी शादी में लड़की की शादी का कोई लड़की की उम्र का कोई मतलब नहीं होता है और वो किसी भी उम्र में शादी कर सकती है, क्योंकि शरीयत जो है वो लड़कियों की शादी की उम्र डिफ़ाइन नहीं करती। तो यानी 18 क्या, वो 16 की हो, 17 की हो, 15 की हो, 14 की हो, 12 की, आप शादी कर सकते हैं। लेकिन अब आसाम में आप ये नहीं कर पाएंगे। और इस तरह आप मान सकते हैं कि उत्तराखंड के बाद आसाम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी हद तक लागू हो चुका है। समान नागरिक आचार संहिता आपको आसाम में अब नज़र आ रही है। तो सवाल ये है कि साहब आपने शुवेंदु अधिकारी को बंगाल में देख लिया, आपने गिरिराज सिंह को बिहार में देख लिया, आपने हेमंत बिस्वा शर्मा को असम में देख लिया। 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश किया था, जिन्होंने कहा था कि साहब कांवड़ यात्रा में रास्ते में जितने दुकानदार होंगे उनको अपना नाम बाहर साइन बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि साहब मुस्लिम समाज के लोग अपनी दुकानें लगा रहे हैं और हिंदू नामों से लगा रहे हैं। कोई शिव ढाबा है, कोई दुर्गा ढाबा है। और आपने जैसा कि देखा कि बहुत ढेर सारे वीडियो आए जिसमें कहीं वो खाने में थूकते नज़र आए, कहीं पेशाब मिलाते नज़र आए, कहीं गोश्त के मांस के टुकड़े मिलाते नज़र आए। तो इन सब को लेकर बड़ी शिकायतें थी और इन सब को लेकर बड़ी एक असुरक्षा की भावना थी यात्रियों में, कांवड़ यात्रियों में। तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस तरह का फरमान जारी किया और उसके बाद एकदम से चारों तरफ से लोग उन पर बरस पड़े। इसमें मैंने कल एक वीडियो भी किया है कांवड़ अर्थव्यवस्था को लेकर। सामान्य तौर पे मैं अपना किसी वीडियो को देखने को नहीं कहता हूँ, पर इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि हो सके तो उस वीडियो को कल ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि साहब ये जो कानून है ये तो दशकों से चला आ रहा है फूड सिक्योरिटी के नाम पे, कि जो भी खाने पीने का सामान बेचेगा उसको फूड डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस में उसका नाम होगा, असली नाम होगा, और उस लाइसेंस को बड़ा करके उनको अपने काउंटर पे डिस्प्ले करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। लोगों को पता चलना चाहिए कि दुकान किसकी है। वैसे भी उपभोक्ता को पूरा आधार है इस बात को जानने का कि वो जो प्रोडक्ट ले रहा है वो किसकी दुकान से ले रहा है और वो प्रोडक्ट कैसा है या कैसा हो सकता है।
तो मैंने इसमें आप देखें ये कानून भी दिखाया था, बड़ा साफ लिखा हुआ है कि साहब आपको अपना लाइसेंस डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो बहरहाल चारों तरफ से आपने देखा ओवैसी से लेकर पवन खेड़ा तक और आरफा खानम शेरवानी से लेकर जावेद अख्तर तक सब के सब इस पे टूट पड़े और यहाँ तक कि अखिलेश यादव और मायावती के बीच में बयान आ गए। तो मैंने कहा ये कानून पुराना है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बहरहाल मुजफ्फरनगर पुलिस कल बैकफुट पे आ गई और उन्होंने कह दिया ठीक है इसकी कोई बाध्यता नहीं होगी, ये ऑप्शनल है यानी स्वैच्छिक है, यानी आप चाहें तो अपना नाम लिखें और चाहें तो ना लिखें। लेकिन आज सुबह एक ज़बरदस्त बात यह हुई कि योगी आदित्यनाथ ने उस कानून को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया कि जहाँ जहाँ कांवड़ यात्री आएंगे हर जगह लोगों को अपना नाम बाहर साइन बोर्ड पर लिखना पड़ेगा। ये योगी का अपना अंदाज़ था, उन्होंने दिखा दिया कि वो बैकफुट पे जाने वाले नहीं हैं। और इसमें थोड़ी सी ये भी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक नेता थे, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी ने खुल के ट्वीट किया था और कहा था कि ये कदम गलत है, अति उत्साह में उठाया गया मुजफ्फरनगर पुलिस का कदम है। लेकिन योगी ने आज सबको धता बताकर सीधे जो उनका प्रशासनिक अंदाज़ है उस तरीके से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने देखा पुष्कर धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी पूरे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा हो रही है वहाँ भी आदेश लागू कर दिया। तो यानी आप पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी को देख लें, बिहार में गिरिराज सिंह को देख लें, आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को देख लें और अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को देख लें। कुल मिलाकर सब ने बहुत खुले तरीके से इसके बारे में बात करनी शुरू कर दी। आपको याद होगा सबसे पहले ये बात जनता दल यूनाइटेड के एक नेता ने उठाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम वोटिंग पैटर्न ऐसा है कि साहब उन्हें वोट नहीं देना है तो नहीं देना है, और अब भी मुझे भी अब मुसलमानों के काम करने से पहले दोबारा सोचना पड़ेगा। आपको याद होगा कि मायावती ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सब कुछ करने के बाद अगर मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है तो मुझे आगे से मुसलमानों को टिकट देने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। यानी कि भाजपा ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड आप देख लें, बहुजन समाज पार्टी देख लें, बड़े बड़े नेता देख लें, हर जगह मुस्लिम वोटिंग पैटर्न को लेकर एक नाराज़गी नज़र आ रही है कि साहब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई संविधान की बात नहीं है, कोई आपको सड़क नहीं चाहिए, आपको सुरक्षा नहीं चाहिए, आपको रोज़गार नहीं चाहिए, आपको आरक्षण नहीं चाहिए, आपको अस्पताल नहीं चाहिए, आपको स्कूल नहीं चाहिए, आपने सिर्फ एंटी हिंदू वोट करना है। तो इसको लेके एक नाराज़गी हर तरफ नज़र आ रही है। अब ये सवाल अक्सर उठ रहा है जैसे कि साहब सारे मुख्यमंत्री इस तरह के फ़ैसले ले रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बयान दे रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि क्या ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ एक विद्रोह है, क्योंकि पहली बार वो बहुमत नहीं पाए हैं, 240 सीट पर रुक गए हैं। मेरा अपना मानना है कि इतने लोग एक साथ विद्रोह नहीं कर रहे हैं, इन सब को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की शय है। अब चूँकि नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में जाते हैं, मुस्लिम देशों में जाते हैं, पश्चिमी देशों में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो इस तरह की बातें खुद नहीं कर सकते। पर जिस तरह नूपुर शर्मा वापस आई हैं, जिस तरह नूपुर शर्मा बयान दे रही हैं, जिस तरह पार्टी के कोने कोने से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, आप मान कर चलें कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी अपने अंदाज में एक बदलाव ला रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये हुआ कि 1947 से लेकर 2024 तक पहली बार एक ऐसी सरकार नरेंद्र मोदी ने बनाई जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है। आपको याद होगा कि पहली सरकार में और दूसरी सरकार में नजमा हेपतुल्ला और मुख्तार अब्बास नकवी करके मुस्लिम चेहरे हुआ करते थे। पहली सरकार है जो कि पूरे आज तक किसी भी पार्टी की कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी देश में जिसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। तो यानी शुरुआत तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने खुद कर दी थी। ऐसे में इसके खिलाफ उनके खिलाफ विद्रोह नहीं माना जाना चाहिए। आपको मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री होते हुए उनके ऊपर कुछ रुकावटें हैं, कुछ बंदिशें हैं, वो खुल के अपनी बात नहीं कह सकते, लेकिन बहुत जाहिर है, बहुत साफ़ है कि इन सारी बातों को, इन सारे बयानों को, इन सारी चीज़ों को, मुस्लिम लॉ को रद्द करना, कांवड़ यात्रियों को लेकर कानून बनाना, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुली शह प्राप्त है। तो क्या आने वाले दिनों में जो एक नरेंद्र मोदी के वोटर की जो उनसे सबसे बड़ी शिकायत थी कि साहब वो बहुत नरम है और बहुत ज़्यादा मुस्लिम मुद्दों पे लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते रहते हैं, जबकि उनको बिल्कुल वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, इसको लेके उनके समर्थक उनसे नाराज़ चल रहे थे। फाइनली लगता है कि नरेंद्र मोदी अपनी सोच में और अपने रुख में दोनों जगह कुछ बदलाव लाने जा रहे हैं।